नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 2 ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है। हाँ, अध्याय 2 में आपको निषेचन हमने पढ़ाया था। निषेचन के बाद आपको हमने द्वि निषेचन बताया था। उसके बाद आपको ये नहीं बताया था कि जो कुछ पौधे जो होते हैं, जब फल लगते हैं तो उनमें बाह्य दल लगा होता है। कुछ में बाह्य दल लगा होता है, जैसे आपका बैगन हो गया, ठीक ना। बैगन वगैरह में बाह्य दल लगे होते हैं, ठीक ना। कुछ आभासी फल होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, सेब हो गया, ये सब क्या है? आभासी फल हैं। तो ये सब आप किताब से पढ़ते रहिएगा, ठीक ना। आज हम लोग क्लास 12 का अध्याय 3 हम पढ़ेंगे, मानव जनन। मानव जनन अध्याय 3 पढ़ेंगे, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। मानो जो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन के जो जननांग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो। किस प्रकार मादा में एग सेल का निर्माण होता है, किस प्रकार नर में शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है, ये सारी क्रियाएं हम पढ़ेंगे, ठीक ना। इस अध्याय में यही सब पढ़ना है, ठीक ना। आइए हम लोग देखें। आपका पहला हेडिंग है जननांग। जननांग क्या है? जननांग किसे कहते हैं? तो जो जनन में क्या ले, भाग ले, उसे हम क्या कह सकते हैं? जननांग कह सकते हैं। तो यहाँ लिखा है, वे अंग जो जनन में आवश्यक एवं सहायक होते हैं उसे हम जननांग कहते हैं। जो भी अंग आवश्यक होते हैं जनन में और सहायक होते हैं, उसी को हम क्या कह सकते हैं? जननांग कह सकते हैं। कह रहा है जननांग, तो कह रहा है जननांग जो होते हैं दो भागों में बांटा जाता है। यानी जननांग को कितने भागों में? 2 भागों में। देखिए, कोई भी जीव होता है तो उसमें 2 भागों में जननांगों को बांटा जा सकता है। लेकिन हम लोग मानव को पढ़ रहे हैं तो मानव की जननांगों को 2 भागों में, एक भाग पढ़ा जाता है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। बात यह है कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, द्वितीयक लैंगिक अंग क्या है? तो प्राथमिक लैंगिक अंग उसे कहते हैं जो युग्मकों के निर्माण में क्या भाग लेते हैं, उसे हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। अब द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? जो युग्मकों के निर्माण में सहायता करते हैं, युग्मक का निर्माण नहीं करते, सहायता करते हैं, जनन में सहायता करते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कह सकते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं। लिखा है कि जननांग कितने भागों में बांटे जाते हैं? 2 भागों में, एक प्राथमिक लैंगिक अंग, एक द्वितीयक सहायक लैंगिक अंग। तो कह रहे हैं प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? तो वे अंग जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है उसे हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। तो कह रहा है किसमें युग्मकों का निर्माण हो रहा है? तो कह रहा है अगर वो नर है तो नर के जो वृषण होते हैं, नर के वृषण में युग्मक का निर्माण होता है। तो नर का वृषण क्या है? यह प्राथमिक लैंगिक अंग है। जबकि अगर हम मादा की बात करें तो मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वह क्या होता है? अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय, ओवरी होता है। तो ओवरी में ही एग सेल का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए युग्मकों का अंडाशय में निर्माण होता है, मादा के अंडाशय में युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए यह प्राथमिक लैंगिक अंग है। यानी मानव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहले ये समझिए, एक नर होता है और एक मादा होती है, ठीक ना। तो ये कह रहा है नर में वृषण जो होता है ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, और जो मादा होती है उसमें अंडाशय जो होता है वह प्राथमिक लैंगिक अंग है। आपको तो परिभाषा अब याद आ गया होगा। वे अंग जिसमें युग्मकों का क्या हो? निर्माण हो, उसे हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। जैसे नर में वृषण, मादा में अंडाशय। अब कह रहा है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वे अंग जिसमें युग्मकों का निर्माण तो नहीं होता है लेकिन वह सहायता करते हैं
उसे हम द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कह सकते हैं, या तो इस तरह से लिख सकते हैं। इस अंग में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, परंतु जनन में यह क्या करते हैं, सहायता करते हैं, इसीलिए इसे द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कहते हैं। तो कह रहा है कि नर में द्वितीयक और सहायक लैंगिक अंग होता कौन सा है, तो कह रहा है ये नर का भाग है और ये किसका है, मादा का भाग है। कह रहा है नर में वृषण होता है, वृषण जाल होता है, शुक्र नलिका होती है, अधिवृषण होता है, शुक्रवाहिनी होती है, सिसम होता है। ये सारी चीज जो है ये नर के द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग है। अब कह रहा है कि मादा में क्या होते हैं, तो मादा में जो अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होता है, योनि होती है, ये सब क्या है, द्वितीयक एवं सहायक लैंगिक अंग है। तो आपको यहाँ तक हमारी बात समझ में आ चुकी होगी। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, यौना आरंभ। यौना आरंभ क्या है, देखिए यौना आरंभ उसे कहते हैं जब किसी भी प्राणी के जनन करने योग्य हो जाता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, यौना आरंभ कह सकते हैं। सिंपल सी परिभाषा है इसमें। और या तो ऐसे भी कह सकते हैं जब द्वितीयक लक्षणों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, उसे भी हम यौना आरंभ कहते हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं, किसी भी प्राणी के जनन करने योग्य हो जाने को यौना आरंभ कहते हैं। देखिए यौना आरंभ द्वितीयक जब लक्षण प्रकट करते हैं तभी उसको यौना आरंभ होता है, और जब जनन करने योग्य हो जाता है तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, यौना आरंभ कह सकते हैं। अब अगर नर की बात करें तो नर में यौना आरंभ का समय कब होता है, तो समय जो होता है 14 से 16 वर्ष, यानी किशोरावस्था में बच्चा प्रवेश कर जाता है। अब बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो यह कह दिए हैं कि किशोरावस्था एक आंधी तूफान की अवस्था है। बहुत ऐसे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कह चुके हैं कि किशोरावस्था एक ऐसी है कि आंधी और तूफान की अवस्था है। तो उसमें विभिन्न किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। जब यौना आरंभ स्टार्ट होता है तो बच्चे में जो नर होता है उनमें बहुत परिवर्तन होते हैं, उसी परिवर्तन को ही हम यौना आरंभ कहते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आइए नर में देखिए। पहले ये ध्यान रखिएगा, नर में जो यौना आरंभ का समय होता है 14 से 16 वर्ष की अवस्था में होता है। कह रहा है कि यौना आरंभ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कह रहा है चेहरे व शरीर पर बाल उग जाते हैं, या उग जाना, यानी चेहरे पे और शरीर पे क्या उग जाते हैं, बाल उग जाते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा छोटा रहता, नहीं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे यौना आरंभ कहा जा सकता है कि ये बच्चा परिपक्व हो रहा है, यानी यौना आरंभ उस पर जारी है। 14 से 16 वर्ष की अवस्था में चेहरे व शरीर पर क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। स्वर में परिवर्तन आना, स्वर में परिवर्तन आना, जैसे अगर नर है तो अगर उसकी आवाज पतली है, बच्चा था वो 13 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में उसका जो जब बोलता था तो उसका जो स्वर था वो पतला था, लेकिन जैसे ही यौना आरंभ होगा, स्टार्ट होगा, ठीक ना, वैसे ही उसके स्वर मोटे हो जाएंगे, ठीक ना। तो यह कह रहा है स्वरों में परिवर्तन आना, यानी आवाज अगर पतली थी तो मोटी हो जाएगी। वृषण कोष तथा सिसन के आकार में वृद्धि होना, जो उसके जननांग हैं उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो वही कह रहा है कि वृषण तथा सिसन के आकार में क्या होगा, वृद्धि होगा। कह रहे हैं शुक्राणु के निर्माण आरंभ होगा। ध्यान रखिएगा, यौना आरंभ में ही शुक्राणुओं का निर्माण होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, ठीक है। अब कह रहा है शरीर वृद्धि करना मतलब होता है जैसे शरीर का आकार जो होता है वो वृद्धि करेगा, जो शरीर में गठीले हो जाते हैं और वह पर्याप्त लंबाई उसकी हो जाती है। कह रहा है हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन नर में स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। पूछा जाएगा कि जब यौना आरंभ होता है ये सारी क्रियाएं तभी होगी जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा। हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है तभी यौना आरंभ होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि यौना आरंभ में जो बच्चे होते हैं और बच्चियां होती हैं उनका भी आकर्षण का बिंदु होता है यौना आरंभ की दौरान, यानी जब टेस्टोस्टेरोन आरंभ होता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं।
ठीक है। तो ये सारी जो आपको बातें बताई गई हैं, ये कब होता है? यौना आरंभ के दौरान होता है। और एक आप देखेंगे कि इसमें बच्चा जो है ना, अपने आप को स्मार्ट समझता है। स्मार्ट मतलब जैसे अपने आप को अच्छे ढंग से रखता है, चेहरे को, ठीक ना। तो ये सभी जो परिवर्तन होते हैं कब होता है? यौना आरंभ के दौरान होता है। जैसे बच्चा अगर मिट्टी में खेलकर कहीं दूसरी जगह नहीं मतलब चला जा सकता है, लेकिन अगर यौना आरंभ का समय है, युवा अवस्था में है बच्चा, अगर किशोरावस्था में है, तो ऐसा नहीं होगा। वो साफ सुथरे ढंग से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, ठीक ना। ये कब होता है? जब टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, तब उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक ना। तो अब ये तो बात रही नर की। मादा जो होती है, यौना आरंभ में जो मादा होती है, मादा की जो यौना आरंभ का जो समय होता है वह 10 से 13 वर्ष के अनुमान, लगभग 10 से 13 वर्ष। कई किताबों में आपको कितने मिलेंगे? कई किताबों में आपको 10 से 12 वर्ष मिलेंगे, ठीक ना। तो आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। लगभग 10 से 13 वर्ष की आयु में यौना आरंभ स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें विभिन्न परिवर्तन होते हैं। विभिन्न परिवर्तन में सबसे पहला, जैसे हमने बताया है, नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। उसके बाद इसमें मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव से विभिन्न परिवर्तन होते हैं। कह रहा है कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? कह रहा अंडाशय में वृद्धि होना और अंडोत्सर्ग का प्रारंभ हो जाना। अंडाशय में जो अंडाशय होता है वो वृद्धि हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। और उसमें एग सेल का निर्माण होकर एग सेल बाहर निकलते हैं। बाहर मतलब ये नहीं होता कि अंडाशय से बाहर निकल के वो गर्भाशय तक, यानी फैलोपियन नलिका से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब कह रहा है मासिक चक्र। हाँ, मासिक चक्र भी आरंभ हो जाता है। मासिक चक्र को हम रजो दर्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो मासिक चक्र भी आरंभ हो जाता है कब? जब 10 से 13 वर्ष की अवस्थाएं होती हैं, तब तो यह यौना आरंभ में ही स्टार्ट होता है, यानी मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है। और स्वर में भी परिवर्तन होता है। स्वर में परिवर्तन मतलब होता है जैसे जो आवाज होती है, अगर भारी रहती है तो पतली हो जाती है। ये स्वर में भी परिवर्तन होता है। और अभी एक और पॉइंट हमने बताया था, नर में भी बताया था, मादा में भी क्या होता है? जो बच्चे होते हैं, बच्चों के आकर्षण का बिंदु होती हैं कौन? मादाएं। ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं, ठीक ना। तो यह ध्यान रखिएगा, यह सारे जो परिवर्तन होते हैं यह यौना आरंभ के समय ही होते हैं। तो आपको अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा इसको आप रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट भाग आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।